हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम एकेडमी। तो देखिए, आज से हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट का यहाँ पे लगातार डिमांड आ रहा था कि जिस तरह से उन्हें बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई गई थी, अब उन्हें सीटेट एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाए। तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है, अब से आपको सीटेट का भी क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवाया जाएगा। सभी चीज़ें आपको बाइलिंगुअल बताई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आई थी, क्योंकि पहले मैंने जो है आपका केवल हिंदी मीडियम से क्लास लिया था, लेकिन अब जो है आपका सीटेट का जो क्लास होगा सीडीपी सब्जेक्ट का, यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल क्लास कराई जाएगी। सभी नोट्स आपको जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है वो देखने को मिलेगी, ताकि किसी भी प्रकार से स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 1 to 5 के लिए है, या फिर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए क्लास है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीडीपी का जो सिलेबस है आपका दोनों के लिए समान है, कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लास 1 है और आज का टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, और जो भी पीवाईक्यू पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस टॉपिक से आए हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चूँकि ये हमारा आज का पहला क्लास है, तो आज हम लोग थोड़ा सा जो है इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सीडीपी का जो आपका सिलेबस है, तो इस सब्जेक्ट से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और ऑफिशियल जो सिलेबस जारी किया जाता है वो आपका इंग्लिश मीडियम में जारी किया जाता है, और यहाँ पे 3 सेक्शन में आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, इसके अंतर्गत आपको इतना सारा टॉपिक देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेक्शन है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, और यहाँ से आपका 5 सवाल 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत आपका ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग सभी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में 1 by 1 ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, यानी कि विकास की क्या अवधारणा है और उसका जो है वो अधिगम के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो 1 by 1 ऐसा ही हम लोग जो है वो कंटिन्यू चलेंगे, और पूरा आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा सीडीपी का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यही हो गया आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह लीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को समझेंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे 5 पॉइंट के जरिए। फिर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच क्या अंतर है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में देखा जाए, तो शरीर में धीरे धीरे होने वाला मात्रात्मक बदलाव। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मात्रात्मक बदलाव। तो जो कुछ भी है जिसको यहाँ पे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लंबाई बढ़ना हो गया, वजन बढ़ना हो गया, शरीर में किसी भी तरह का आकार परिवर्तन हो रहा है, उसके अंगों का आकार परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ क्या है कि शरीर में धीरे धीरे जो भी मात्रात्मक बदलाव आ रहा है, जिसको मापा जा सकता है, वो सभी चीज़ें आपका जो है ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, इसको मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, वृद्धि का मतलब केवल आप वजन बढ़ना हो गया, आपका हाइट बढ़ना हो गया, केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपका सिर हो गया, हाथ पैर, सीना, दिल और मांसपेशियों का आकार भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो केवल ये जो है, इसको आप लोग इस नज़रिए से मत देखिएगा कि केवल हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना ही वृद्धि है, बल्कि शरीर के अंतर्गत जितने भी अंग हैं उनको यहाँ पे अगर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो वो उसको आप ग्रोथ के नाम से कह सकते हैं। उदाहरण, जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसका सिर और हाथ छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है,
ये सभी अंग भी बड़े होते जाते हैं, यानी कि उनका ग्रोथ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यह शरीर में होने वाला शारीरिक बदलाव होता है जो जन्म के बाद में शुरू होकर युवावस्था तक चलता है। ठीक है, तो अब देखिए, आप जब इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो वो आपका जो है मृत्यु पर्यंत तो ग्रोथ नहीं होता है। अगर आपकी जो ऊंचाई ही है, अगर आप अपना हाइट को देखिएगा तो एक लिमिट में जाने के बाद जो है वो एक आयु में जाने के बाद ये हाइट आपका रुक जाता है। ठीक है, चाहे 18 साल का वर्ष हो गया, 20 साल तक आपका हाइट बढ़ेगा, उसके बाद जो वो यहाँ पे हाइट जो वो आपका रुक जाएगा। तो ये क्या होता है कि युवावस्था तक चलता है, जन्म के बाद स्टार्ट होगा, युवावस्था तक चलेगा। कभी कभी यहीं पे आपका क्या लिख दिया जाता है, मैच्योर। ठीक है, जब तक आप मैच्योर हो जाते हैं तब तक आपका जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी तक, परिपक्व अवस्था तक जो है आपका यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। उदाहरण, जन्म के समय एक बच्चा लगभग 3 किलो का होता है, लेकिन 10 साल में वह 25 से 30 किलो तक हो सकता है। तो ये सब आपका क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। वृद्धि सिर्फ वही बदलाव होता है जिसे मापा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि क्या है, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, ये आपका वृद्धि है। जैसे कि लंबाई हो गया, आपका वजन हो गया, छाती की चौड़ाई हो गया आदि को इंच या, ठीक है, इंच में जो है वो यहाँ पे मापा जा सकता है। ये सब आपका वृद्धि का जो है वो एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि एक क्रमिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्धि जो है वो एक क्रमिक यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के अंग और उसका आकार समय के साथ विकसित होता है। मांसपेशियों में धीरे धीरे मजबूती आती है, दिमाग का आकार बढ़ता है, ये सभी धीरे धीरे होता है। अब देखिए, आप ही का अगर हाइट को देखा जाए तो क्या अचानक से आपका हाइट बढ़ गया? नहीं, ये एक जो है वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो आज के दिन सोएं और कल सुबह उठ के देखें तो अचानक आपका हाइट जो वो बढ़ गया। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, यानी कि बहुत धीरे धीरे होने वाला जो है आपका प्रोसेस है। तो ये था आपका ग्रोथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग जो है डेवलपमेंट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम लोग जो वो डिटेल में दोनों के डिफरेंस को देखेंगे और उसी को आपको जो नोट्स बनाना है। ठीक है, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सभी चीज़ें आपका जो है वो आ जाएगा। तो विकास की अवधारणा क्या है? तो देखिए, कोई भी बच्चा में जो बदलाव आप देख रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आता है, क्यों आता है, वही चीज़ आपका क्या है, विकास है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके व्यवहार में, सोचने के तरीके में और शरीर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव क्यों होता है, कैसे होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ग्रोथ में, वो सभी चीज़ें आपका विकास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ में जितना भी चीज़ें आया वो सभी चीज़ आपका विकास में देखने को मिलेगा। विकास एक्चुअल में क्या है कि ग्रोथ से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसी के अंतर्गत जो है आपका ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर ये वाला ग्रोथ है तो विकास जो है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका गुणात्मक बदलाव को विकास कहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे की वृद्धि में, बुद्धि में सुधार होना, सोचने की क्षमता बढ़ना, ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक बदलाव भी होते हैं। तो ये आपका क्या है, गुणात्मक है। गुणात्मक विकास क्या होता है, आपका गुणात्मक होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि आपका मात्रात्मक होता है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि विकास के अंतर्गत ही आपका जो है वो ग्रोथ आ जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि विकास क्या है, तो विकास के लिए दोनों शब्द यूज होता है। विकास आपका गुणात्मक तो है ही, साथ में ये आपका मात्रात्मक है, क्योंकि विकास के अंदर ही आपका ग्रोथ भी आ जाएगा। लेकिन ग्रोथ केवल आपका मात्रात्मक है और विकास आपका गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, आगे है विकास एक क्रमबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप और दिशा में आगे बढ़ने वाला बदलाव है, यानी कि क्रमबद्ध बदलाव। ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोसेस कह सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में। यह बदलाव धीरे धीरे होता है और हमेशा आगे की ओर ले जाता है।
कभी पीछे की ओर नहीं जाता। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, विकास में हर बदलाव एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि एवरी चेंज इन डेवलपमेंट इज इंटरकनेक्टेड। जितने भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट के अंतर्गत, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। यानी पहले जो बदलाव हुआ वह अगले बदलाव को प्रभावित करता है। जैसे पहले बच्चा जो वो चलना सीखता है, फिर चलना सीख जाता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है, तो वो क्या है, पहले से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो चलना नहीं सीखता तो वो दौड़ भी नहीं पाता, अगर वो खिसकना नहीं सीखता तो वो शायद चल भी नहीं पाता। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। पांचवा पॉइंट है, विकास जो वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। कुछ देर पहले ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जन्म से तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मृत्यु पर्यंत नहीं चलता। वो आप जब मैच्योर हो जाएंगे तो वहाँ जाके रुक जाएगा, या फिर युवावस्था में जाकर वो रुक जाता है। लेकिन विकास जो आपका जन्म से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास क्या है, देखिए साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो आपका जो मानसिक विकास है, सोचने की क्षमता हो गया, ठीक है, कोई स्किल आप सीख रहे हैं, बोलने की क्षमता हो गया, मानसिक विकास हो गया, ये सब आपका विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको आप जो है वो मेजर नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ के प्रति क्या तर्क दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को मापना जो है वो आसान नहीं है। तो ये आपका क्या है कि मृत्यु तक चलता है। किसी भी जीव के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी बदलाव होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। लेकिन असली विकास वही होता है जो प्रगतिशील हो, यानी जो व्यक्ति को बेहतर बनाता है, जैसे बचपन से जवानी तक का सफर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया विकास के बारे में। तो हमने आपको यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया, डेवलपमेंट से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिक्र किया। अब जो काम की बातें हैं वो देखिए, ठीक है, जहां से सवाल देखने को मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लीजिए। देखिए ग्रोथ क्या है, आपका एक संकीर्ण विचारधारा कह सकते हैं, या फिर एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और विकास जो है वो आपका एक तरह से व्यापक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए इसको जो है वो बड़ा साइन में दिखाया गया है। वृद्धि, देखिए वृद्धि क्या है कि परिपक्वता आने पर, यानी कि मैच्योरिटी के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है आपका, गर्भ से लेकर कब्र तक जो वो चलता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको जो है वो इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको टोटल 11 डिफरेंस के बारे में बताएंगे, और केवल आपको इसी का नोट्स बनाना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में क्या अंतर है, और यहीं से आपको एग्जाम में जो वो सवाल देखने को मिलता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितना भी चीज़ें मैंने जिक्र किया वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास क्या है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, संकुचित अवधारणा है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि व्यापक अवधारणा है। ठीक है, ग्रोथ इज फिजिकल, यानी कि अभिवृद्धि क्या है एक शारीरिक होती है, लेकिन डेवलपमेंट इज इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी कि आंतरिक के साथ साथ यह बहुपक्षीय होता है। ठीक है, ये तो केवल आपका फिजिकल पे फोकस करेगा कि आपका हाइट कितना बढ़ा, ग्रोथ कितना बढ़ा, वेट कितना बढ़ा, ये सब चीज़ों के बारे में जो वो जिक्र करेगा। लेकिन ये किस चीज़ के बारे में जिक्र करेगा कि आपका मानसिक विकास कितना हुआ, ठीक है, आपका जो चारित्रिक विकास है वो कितना हुआ, सांवेगिक विकास है वो कितना हुआ। तो ओवरऑल चीज़ों के बारे में ये जो है जिक्र करता है, बहुपक्षीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, ग्रोथ डज नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट जो है इसका एक सर्टेन ऑर्डर होता है, एक निश्चित क्रम होता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड वेट, यानी कि अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को हम लोग माप तोल नहीं सकते हैं, केवल व्यवहार के आधार पर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी का जो माइंड है वो कितना डेवलप है, कैसा वो तार्किक सोच रखता है, ठीक है, कैसा उसका जो चारित्रिक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक है, मानसिक विकास है, उन सभी चीज़ों को केवल उनके व्यवहार के माध्यम से हम लोग जो वो महसूस कर सकते हैं। तो ये था आपका 5 डिफरेंस। नेक्स्ट 5 डिफरेंस को देखिए। अभिवृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अगर किसी का हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट को आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होता है। विकास क्या है, स्वतंत्र और चहुमुखी होता है। ठीक है,
ऑलराउंड होता है। तो इसके बारे में भी जिक्र किया था कि अभिवृद्धि क्या है, कि विकास के अंतर्गत आता है। ग्रोथ पैटर्न इज एक्सटर्नल, यानी कि यह जो है वो इसका जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, इसका स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि केवल आपका परिमाणात्मक होता है, जिसको हम लोग मात्रात्मक के रूप में भी जानते हैं, और विकास आपका दोनों होता है, ठीक है। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होता है। ये आपका संरचनात्मक पक्ष है, ये आपका कार्यात्मक पक्ष है। संरचनात्मक यानी कि शरीर से की रचना से संबंधित होता है, लेकिन ये आपका मस्तिष्क के कार्य से संबंधित होता है, इसीलिए कार्यात्मक पक्ष, ठीक है। चलिए, लास्ट डिफरेंस है आपका, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जब कोई आदमी मोटा होता जाता है तो उसका वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जाहिर सी बात है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि किसी का अगर हाइट बढ़ रहा है, किसी का अगर वेट बढ़ रहा है तो उसका मानसिक विकास भी बढ़े, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो विकास, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार हो गया, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें जो नैतिक विकास है, जो सामाजिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 11 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये बहुत बहुत काम का है। यहाँ से आपका जो है सभी सवाल देखने को सीटेट के एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंस को काट दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जिस क्षण से जीवन माँ के गर्भ से शुरू होता है, व्यक्ति का विकास और वृद्धि उसके शरीर के अंदर और बाहर के कई कारणों से प्रभावित होता है। यानी कि साधारण शब्दों में कहा जाए तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात किया जाए, आंतरिक कारक के बारे में बात किया जाए जो कि शरीर के अंदर से प्रभावित करते हैं, जैसे कि पहला हो गया अनुवांशिक कारक, यानी कि हेरिडिटी हो गया। अनुवांशिक कारक यानी कि वैसा कारक जो, वैसा गुण जो माता पिता से हमें मिलता है, इसी को इंग्लिश में हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, ठीक है, शरीर की बनावट और स्वास्थ्य संबंधित कारक, ये भी हमें जो है हमारे जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, उसको प्रभावित करता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, तीसरा जो कारक है आपका इंटेलिजेंस है, आप कितना समझदार हैं, ठीक है, कितना आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो भी आपके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को प्रभावित करता है। संवेगात्मक कारक है, इमोशनल फैक्टर है, ये भी इफेक्ट करेगा। सामाजिक प्रवृत्ति है, सोशल नेचर है, यानी कि किसी का स्वभाव जैसे मिलनसार होता है, ठीक है, कोई गुस्सेल स्वभाव का होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को जो वो इफेक्ट करेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर था। इन सभी का नाम याद रखिएगा। पहला हो गया अनुवांशिकता कारक, जैविक या संवेदनात्मक कारक, तीसरा बुद्धिमत्ता, चौथा संवेगात्मक कारक और पांचवा हो गया सामाजिक प्रकृति, ठीक है। अब बाह्य कारक के बारे में देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे शरीर के बाहर से विकास और ग्रोथ में असर डालते हैं। तो माँ के गर्भ में परिवेश, ठीक है, इन्वायरमेंट इनसाइड मदर्स ओम्ब, ठीक है, गर्भ में मिल रहा पोषण, देखभाल, वो भी तो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा ना। कि जब आप जो है वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो आपकी माता जी के द्वारा क्या खान पान किया जा रहा है, कैसा रहन सहन किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके बच्चे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। जन्म के बाद उपलब्ध वातावरण, अब जन्म लेने के बाद भी आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, वो भी तो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ये सब कुछ बाह्य कारक है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका जो वो समाज वगैरह आ जाएगा, संस्कृति वगैरह आ जाएगा, ठीक है। घर, स्कूल, समाज में मिलने वाला माहौल, ये सभी चीज़ें आपको जो वो असर डालेगी आपके विकास पे, आपके ग्रोथ पे। तो ये था आपका फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर से रिलेटेड भी सवाल आपको एग्जाम में जो वो देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, विकास और अधिगम का संबंध, यानी कि डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 11 पॉइंट के थ्रू मैंने जिक्र किया, और क्या फैक्टर्स होता है जो उनको अफेक्ट करता है उनके बारे में बता दिया। अब अगला टॉपिक देखिए कि डेवलपमेंट और इसका जो है वो लर्निंग के साथ क्या संबंध है।
ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताएंगे, चारों पॉइंट को ध्यान में देना है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको डिटेल में जिक्र करेंगे, ठीक है, कि कैसे विकास जो अधिगम को इफेक्ट करेगा और फिर अधिगम जो है वो कैसे विकास को इफेक्ट करेगा। तो विकास और अधिगम जो है वो एक क्या है, जटिल रूप से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है और ये आपका जीवन भर चलता है। विकास और अधिगम के बीच का संबंध जो है वो साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है और डायनेमिक होता है, यानी कि चक्रीय और गतिशील होता है, जहाँ प्रत्येक दूसरे को प्रभावित और आकार देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों जो एक दूसरे पे डिपेंड है, एक के बिना दूसरा जो वो अधूरा है, ठीक है। तो ये दोनों जो वो साइक्लिक है और गतिशील है और दोनों जो वो एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, आकार जो है वो देगा, शेप देगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करने वाली प्रोसेस है जो व्यक्ति की क्षमताओं और समझ को आकार देती है। अगर इनके संबंधों की चक्रीय प्रकृति को पहचानने से शिक्षा, पालन पोषण और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है में प्रथाओं को सूचित किया जा सकता है, जो अंततः समग्र विकास और जीवन पर्यंत अधिगम को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट था। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, ये पॉइंट जो है समझ में नहीं आई होगी, लेकिन चलिए अब इसको जो है वो हम लोग यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बात यहाँ पे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास एवं अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। अगर डेवलपमेंट है, वो किसी व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वो जो है उसके सीखने की गति उसके अधिगम को कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ पहले देख लेते हैं। तो शारीरिक विकास मतलब कि जब बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत होता है, यानी कि उसका जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि मांसपेशी का विकास हो गया, दिमाग का विकास हो गया, तो इससे उसके अधिगम का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो बच्चा आसानी से चल सकता है, चीज़ें पकड़ सकता है, लिख सकता है, यानी सीखने में बेहतर हो सकता है। तो देखिए, इस चीज़ को आप लोग कनेक्ट कीजिए कि यहाँ पे क्या था कि बच्चा का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, यानी कि उसका विकास हो रहा था, चाहे मांसपेशियों का विकास हो गया, दिमाग का विकास हो गया, चलने वो सीख रहा है, तो वो जो है इसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के कारण, इन सभी फिजिकल डेवलपमेंट के कारण जो है वो क्या कर सकता है, कोई चीज़ को सीख सकता है, चाहे वो लिखना सीख सकता है, कोई चीज़ को पकड़ना सीख सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वो लर्निंग इफेक्ट हो रहा है, उनका जो अधिगम है वो तो प्रभावित हो रहा है ना। अगर बच्चे की उंगलियां अच्छे से तरह से विकसित नहीं होगी तो वह पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाएगा, जिससे लिखना सीखने में परेशानी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उस बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ तो वो जो है उनका अधिगम भी प्रभावित होगा, वो सही से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर बच्चा का जो अंगुली का यहाँ पे डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, हाथ का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, तो वो कलम को सही से, जाहिर सी बात है, नहीं पकड़ पाएगा, और कलम को नहीं पकड़ पाएगा तो वो उसका अधिगम जो है प्रभावित होगा, वो चीज़ों को जो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ये बात यहाँ पे मैं जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक, जिसको हम लोग बौद्धिक विकास भी कहते हैं, तो सोचने, याद करने और ध्यान देने और तर्क करने की शक्ति। अब इससे क्या असर होता है, तो बच्चा कैसे समझता है, कैसे सीखता है और ज्ञान का उपयोग कैसे करता है। तो अगर किसी भी बालक है, कोई भी बच्चा है, उसमें अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो इसके तहत भी बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा। अगर कोई बच्चा का मानसिक विकास हो रहा है तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकेगा। वो मान लीजिए कि स्कूल में टीचर उनको कुछ कोई चीज़ पढ़ा रहे, तो अगर उनका दिमाग सही है तो वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करेगा, जल्दी जो है वो चीज़ों को सीखेगा। कोई बच्चा अगर ध्यान नहीं दे पाता है तो शिक्षक की बातें नहीं समझ पाएगा और सीखने में पीछे रह जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, संवेगात्मक, जिसको हम लोग भावनात्मक के नाम से जानते हैं, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये भी आपके अधिगम को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो भावनाओं को समझना, तनाव से निपटना, आत्मनियंत्रण, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट है। इससे क्या असर होगा, तो बच्चा मानसिक रूप से शांत और प्रेरित रहता है, जिससे पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो इमोशनली बैलेंस है, ठीक है, इमोशनली अगर बैलेंस है तो क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उस चीज़ के ऊपर वो अच्छे से ध्यान दे सकता है, ठीक है, पढ़ाई में मन लगा सकता है। अगर बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो वो कक्षा में ध्यान नहीं दे पाएगा,
जिससे सीखने में दिक्कत होगी। यानी कि अगर वो इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाता है, खुद को संतुलित नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है कि कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उस पर वो ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब बस समझने वाला बात है। आपको यहाँ पे ये सब चीज़ याद नहीं रखिएगा, बस जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये तीनों पॉइंट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अधिगम विकास को कैसे प्रभावित करता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से जो है वो संबंध रखते हैं, एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा है। तो कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया कि विकास अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा। अब देखिए कि अधिगम विकास को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो कौशल अधिग्रहण यानी कि स्किल लर्निंग, मतलब कि जब बच्चा कुछ नया सीखेगा, जैसे कि दौड़ना सीख रहा है, लिखना सीख रहा है, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों बदलते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना अगर सीख गया तो संतुलन और मांसपेशियों का बेहतर विकास होता है कि नहीं। आप खुद सोचिए, अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, जैसे कि साइकिल चलाना, तो अगर साइकिल चलाना वो सीख गया तो इससे क्या होगा कि उसका मांसपेशियाँ भी तो डेवलप करेगी, मांसपेशियाँ का बेहतर विकास होगा। तो अब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम लोग कि लर्निंग से लेके डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। पहले क्या था, डेवलपमेंट से लर्निंग की ओर जा रहे थे, अब लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर यहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका ज्ञान संवर्धन यानी कि नॉलेज डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सीखने से सोचने और समझने की शक्ति, संज्ञानात्मक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, सीखने से क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो उससे हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट भी बढ़ता है, संज्ञानात्मक शक्ति भी बढ़ती है। जैसे कि बच्चा अगर विज्ञान पढ़ता है तो वह तर्क करना सीखेगा, सवाल पूछना सीखेगा, जिससे उसका क्या होगा कि बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर हम लोग गए। पहले वो क्या कर रहा है कि विज्ञान पढ़ना सीख रहा है, अगर वो सीख जाता है तो सीख जाएगा तो वो तर्क करना सीखेगा, सवाल पूछना सीखेगा, और ये सब जब सीख जाएगा तो उसका जो है वो बौद्धिक विकास यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट है आपका संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जब बच्चा दूसरों से बातचीत करता है, खेलता है, तो उसे भावनाओं और सामाजिक व्यवहार की समझ आती है। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने ग्रुप में, टीम में खेलेगा, कूदेगा, सीखेगा, तो उससे क्या होता है, उनका जो इमोशनल है, जो सामाजिक व्यवहार, उनमें जो है वो डेवलप करता है। ग्रुप में पढ़ाई करने से बच्चा टीम वर्क और धैर्य जैसे जो है वो गुण सीखता है। तो ये क्या था आपका कि हम लोग यहाँ पे लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर गए कि बच्चा कुछ सीख रहा है, फिर उससे जो है वो उसका यहाँ पे विकास हो रहा है। तो इतना हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना था, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट थ्योरी था, वो सभी चीज़ें आपको बता दी गई। अब हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़ें उसके सवाल को करेंगे, और यहाँ पे जितने भी सवाल लिए गए हैं वो आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो सवाल के यहाँ पे लेवल को वे लोग जो वो नहीं समझते होंगे, तो इससे आपको जो सवाल के जो तरीके हैं, जो लेवल है, वो भी पता चलेगा कि किस स्तर के सवाल जो पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल जो है वो देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला सवाल है आपका, ग्रोथ इज गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि वृद्धि जो है वो इनमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो ग्रोथ जो है वो केवल मात्रात्मक होता है, यानी कि जिसको हम लोग माप सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे आपका ग्रोथ ना दे के केवल विकास पूछा जाए, तो अगर यहाँ पे विकास ऑप्शन रहता, यानी कि डेवलपमेंट ऑप्शन रहता, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता, क्योंकि विकास आपका गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ट्रू। ग्रोथ इज साइकोलॉजिकल वेयरएज डेवलपमेंट इज फिजिकल। तो देखिए ग्रोथ जो है वो साइकोलॉजिकल नहीं होता, ग्रोथ आपका फिजिकल होता है, यानी कि जिसको बाहर से देखा जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका वेट हो गया, आपका हाइट हो गया, तो ग्रोथ फिजिकल होता है। लेकिन विकास क्या है, विकास को आप जो व्यवहार से की मदद से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार की मदद से पता लगा सकते हैं, तो ये आपका साइकोलॉजिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, ये गलत हो जाएगा। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन पूछा है कौन सा सत्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चे की शारीरिक वृद्धि
और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवांशिकता बिल्कुल ये आपके विकास को, आपके ग्रोथ को यहाँ पे इफेक्ट करता है। आप कौन से पर्यावरण में रहते हैं वो भी आपके विकास और वृद्धि को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। कोई भी नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? वृद्धि और विकास दोनों एक ही अर्थ है? नहीं, दोनों का तो एक अर्थ नहीं होता। वृद्धि विकास है लेकिन विकास वृद्धि नहीं है। वृद्धि आपका विकास है लेकिन विकास जो वृद्धि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो विकास के अंतर्गत ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही है। विकास वृद्धि है, देखिए विकास जो है वृद्धि नहीं होता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 जो है वो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विकास है अव्यवस्थित होता है, यानी कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, गलत। विकास का तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है, एक क्रमिक विकास। आपने डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि विकास एक सिस्टमेटिक वे में होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, देखिए पूरी तरह से भी अप्रत्याशित कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक आयामी होता है, नहीं, मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल होता है, तो तीनों ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गतिशील बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिशील प्रक्रिया होता है, तो 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, केवल पर्यावरण कारक, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आनुवांशिक कारक के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे कारक है जिसके ऊपर विकास है वो डिपेंड करता है, तो केवल ये जो शब्द है वो आपको इस ऑप्शन को गलत कर दे रहा है। ठीक है, विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर डिपेंड करता है, केवल कहना बिल्कुल गलत है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, गलत बात है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, यानी कि सिस्टमेटिक मैनर में जो है वो होता रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि सीटेट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम से बहुत हटकर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी टाइप का सवाल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लंबा सवाल आपको देखने को मिल सकता है और थोड़ा आपको दिमाग लगाना यहाँ पे पड़ेगा। सिंपल आपका जो स्टेटमेंट पे आधारित सवाल नहीं पूछा जाता है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, वैसा आपका यहाँ पे नहीं है। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये आपका असर्शन और रीजन का सवाल है। अभी कथन दे रखा है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन दे रखा है ए और आर दोनों सही है, और आर जो वो सही व्याख्या करता है ए की, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और ये आपका जो है वो यहाँ पे नई स्थितियां भी जो है वो सृजित जो है वो करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां है आपका, विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो आपका गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि विकास जो गर्भ से कब्र तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रोसेस, तो गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और कब्र तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। ठीक है, ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? परवरिश की शैलियाँ हो गया, पेरेंटिंग स्टाइल्स हो गया, आनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। कहने का मतलब कि कोई एक बच्चा है जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वो इनमें से किनसे इन्फ्लुएंस होगा, किनसे जो प्रभावित होगा? तो सभी से होगा कि कैसे उनका परवरिश किया जा रहा है, कैसा उनका जेनेटिक है, स्कूल का एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, सभी चीज़ उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में इफेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। विकास है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, गलत बात है। विकास तो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है।
एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक ग्रेजुअल एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, गलत बात है। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगला देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? बच्चे अलग अलग दर और गति पर विकसित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि सभी बच्चे का जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। विकास क्रमिक रूप से होता है, बिल्कुल सही बात है, सिस्टमेटिक वे में होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये बात भी सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है। देखिए, विकास अनिरंतर नहीं होता, विकास आपका कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होने वाले प्रोसेस है। तो ये आपका नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और ये सवाल आपका उन्हीं टॉपिक में से है जितना टॉपिक आपको बताया गया है। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, जितना भी चीज़ें आपको बताई गई है वो आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, तभी आपको जो वो नेक्स्ट क्लास यहाँ पे लाया जाएगा, अगला क्लास जो वो करवाया जाएगा। ठीक है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि बस इस नोट्स को एक बार अच्छे से अपने से पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल लिए गए हैं सभी सीटेट के सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल थे। और आपको पता होगा कि सीटेट का जो है वो यहाँ पे नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग टेलीग्राम ग्रुप के मदद से संपूर्ण तैयारी आपको जो है वो करवाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है वो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कराई गई थी, और यकीन मानिए वो ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा था। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पे बेहतर मार्क्स देखने को मिला है। और इसी तरह से यहाँ पे आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए भी प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पे आपको संपूर्ण जो वो सीटेट एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। एक यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप स्टडी टाइप का जो वो यहाँ पे करवाया जाता है। आपको नोट्स वगैरह दिया जाता है, फिर आपका जो वो यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, रेगुलर क्विज के माध्यम से टेस्ट वगैरह जो है वो लिया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये आपका टारगेट आधारित जो है वो स्टडी होता है। ठीक है, आपको डेली एक टारगेट दिया जाएगा, आपको उस चीज़ को पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है, फिर हम आपका जो वहाँ पे टेस्ट लेते हैं, आपने उस टॉपिक को कितना पढ़ा, कितने अच्छे से समझा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, क्लास आपका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में क्लास जो वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, क्लास जो है आपका कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्लास जो है वो चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो खास करके वैसे स्टूडेंट जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम इस बार दिए हैं, तो वे लोग सीटेट के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 का क्लास है, एसएसटी या साइंस मैथ, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 3 से 4 बार एग्जाम दे दिए और वे लोग पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो वे लोग के लिए भी ये ग्रुप जो है वो बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में मैसेज करना है, ये आपका यूजर नेम है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।